फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और जो हमने नई श्रृंखला शुरुआत की है उस श्रृंखला का आनंद ले रहे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और आज हम लोग उस चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इतिहास के अध्ययन के स्रोतों एवं प्रकृति पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से यह टॉपिक आपके यूपीएससी का अगर आप देखेंगे तो पहला टॉपिक आप इसे मान सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक का भी जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि इतिहास को समझें और जो विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं उन स्रोतों का उपयोग कैसे करें। राइट, इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। फिलहाल हम लोग आइए देखते हैं कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं और कैसे हमें इन स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए। वास्तव में जब हम लोग इतिहास के अध्ययन के स्रोतों की बात करते हैं तो हम मोटे तौर पर इसे दो भागों में बांटते हैं। एक साहित्यिक स्रोत, लिटरल एविडेंसेस, साहित्यिक स्रोत लिटरल एविडेंसेस या सोर्सेस, और एक पुरातात्विक साक्ष्य। आज हम लोग आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, आज हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि किन साक्ष्यों का महत्व कितना होता है, क्या कमियां होती हैं, कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करते हैं कि वास्तव में साहित्यिक स्रोत का क्या महत्व है। देखिए, जब से ऐतिहासिक काल शुरू हुआ, कल की क्लास में हमने काल डिवीजन में पहले की क्लास में आपको बताया है कि साहित्यिक या जो ऐतिहासिक काल आपका है जहाँ से लिपि का ज्ञान हुआ और लिपि को पढ़ा भी जाने लगा, वहाँ से आपको साहित्यिक स्रोत स्पेशली मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। यानी हम साहित्यिक स्रोतों का प्रयोग सिर्फ 1% के इतिहास के लिए करेंगे और पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग जो है, आप ये कह सकते हैं कि जो 99% आपका इतिहास है वो तो मुख्यतः पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही प्रयुक्त होगा। राइट, फिलहाल हम चर्चा करेंगे पहले साहित्यिक स्रोतों की। अगर आप साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक काल में जब से लिपि का ज्ञान हुआ तब से इसका प्रयोग होने लगा और हम साहित्यिक स्रोतों को भी 3 उपवर्गों में बांट सकते हैं। आइए बात करें प्राथमिक। पहला जो वर्गीकरण है इसका, प्राथमिक, प्राइमरी, और द्वितीयक सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वास्तव में प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि समकालीन है, कंटेम्परेरी हैं, यानी उस घटना के समकालीन साक्ष्य हैं। अखियन देखी इतिहास लेखन है कि किसी पर्टिकुलर समय में जो उस समय का इतिहासकार है उसने जो लिखा वो प्राथमिक साक्ष्य कहलाया, प्राइमरी एविडेंस। राइट, और आपको बता दूं, जितने भी साहित्यिक स्रोत आप पढ़ते हैं तो जो प्राथमिक साक्ष्य है वो 10% ही है ना। और यह अन्य साक्ष्यों की तुलना में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा क्योंकि समकालीन है, आंखों देखी लिखी हुई है, और जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा वो स्पेशली यही पूछा जाएगा। राइट, दूसरा जो वर्गीकरण है, आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए, साहित्यिक स्रोत में हमने आपको पहला वर्गीकरण प्राथमिक और द्वितीयक का बताया। तो प्राथमिक हो गया
और द्वितीयक का मतलब ये हुआ कि जो घटना के बाद लिखे गए। बहुत ही कम सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं जो बाद में लिखे गए। फिर आप ये कह सकते हैं कि सर हम द्वितीयक साक्ष्य क्यों पढ़े ही। वास्तव में द्वितीयक साक्ष्य की जो महत्ता है वो इस संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि कभी कभी प्राथमिक साक्ष्य गायब हो जाते हैं, प्राथमिक साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ हम द्वितीयक साक्ष्य का प्रयोग कर लेते हैं। या कभी कभी द्वितीयक साक्ष्य जो हैं वो एक अतिरिक्त संदर्भों की भी सूचना देते हैं, इसलिए सीमित स्तर पर द्वितीयक साक्ष्य उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हमें स्पेशली ध्यान में रखना है प्राथमिक साक्ष्यों को। दूसरा जो वर्गीकरण है आप जानते हैं बहुत सामान्य सा है, देसी, इंडोजेनस और विदेशी। तो इसको तो क्लासिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने भारतीय साहित्यकार हैं, देश के हैं, उन्हें इंडोजेनस कहा गया और जो बाहरी हैं उन्हें विदेशी कहा गया। आपको बताऊं यहाँ पर इस को जानने की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि जो भी विदेशी आए हमारे यहाँ ट्रैवलर के रूप में, यात्री के रूप में आए या धार्मिक यात्राओं को करने आए, धार्मिक उद्देश्य से आए, उन लोगों ने अपने बारे में या भारत के बारे में उन्होंने क्या किया कि कई विवरण छोड़े, उन सारे विवरणों को हम विदेशी विवरण के रूप में रख सकते हैं। आपको बताऊं कि जब हम विदेशियों की बात करें तो हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात कि वो जो विदेशी इतिहासकार हैं या जो यात्री हैं उनका क्रम क्या रहा है, हमेशा पूछा जाता है। आपको बता दूं, सबसे पहले यूनानी आए, यूनानी के बाद चीनी इतिहासकार आए, चीनी के बाद अरबी आए और उसके बाद तुर्की फारसी आए। राइट। अब आपको बताऊं, वास्तव में आप लोग यहीं पे इसी टॉपिक को हम चाहें तो बहुत तथ्यात्मक कर सकते हैं। मालूम हो कि इतिहास के जितने साक्ष्य हों लगे हम उनकी चर्चा करने यहाँ पे जितने भी यात्री आए हैं उनकी चर्चा करने लगें, निश्चित रूप से फिर वही बात हो जाएगी कि तथ्यों के संग्रह की बात होगी, तथ्यों के अखाड़े की बात हो जाएगी, है ना। हमें क्या करना है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो जो समकालीन लोग होंगे हम इस डिवीजन को जानेंगे, लेकिन जो समकालीन है उन्हीं सारे समकालीन को हम क्या करेंगे, उसी समय साथ साथ पढ़ते चलेंगे, तो ये आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़, यूनानी लेखकों में भी जैसे जो प्रमुख लेखक हैं उन्हें जानने की ज़रूरत है। जैसे टेसियस आप देखेंगे, टेसियस के बाद हेरोडोटस देखेंगे, हेरोडोटस की चर्चा हमने कल भी किया था, हेरोडोटस, है ना। इसके बाद आप देखेंगे मेगास्थनीज हैं, फिर और जागेंगे आगे देखेंगे तो नियार्कस है, प्लेटो है, टॉलमी है ना। अलग अलग समय के हैं, सबको है ना, कहने का मतलब ये है, प्लूटार्क है, ये प्लेटो कह दिया, प्लूटार्क है, टॉलमी है। तो ऐसे बहुत सारे यूनानी इतिहासकार हैं जो समय समय पर आए हुए हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ख़ास करके इसमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, हम लोग समय के साथ उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है कि टेसियस ने ये लिखा, मेगास्थनीज ने ये लिखा, नियार्कस ने ये लिखा, ये नहीं ज़रूरत है। जैसे जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो वहाँ मेगास्थनीज के विवरण को डिटेल पढ़ लेंगे, वहाँ पे क्लियर है। जैसे जैसे टॉलमी है, मौर्योत्तर काल में है, प्लिनी है, इन लोगों को जब हम उस संदर्भ में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे, पोस्ट मौर्यन काल को पढ़ेंगे, वहीं इसकी हम चर्चा कर लेंगे। उसी तरह से आपका चीनी है ना, फाहियान है, वेनसांग, इत्सिंग, सुंगयुन, इत्सिंग, सुंगयुन। कहने का मतलब हमारे ये है कि इन प्रमुख लोगों को, यात्रियों को हम जब समकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अल्बरूनी है, बर्नी है, ये सब अरबी तुर्की, ये सब हम
वहाँ पे समकालीन साक्ष्यों के रूप में देखते चलेंगे। हाँ, ये मोटी मोटा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो विदेशी यात्री हैं, जो विदेशी लोगों का भारत के संदर्भ में विवरण है, वहाँ से न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। प्राथमिक साक्ष्य से भी मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कल्चर स्पेशली आपसे पूछा जाता है और कल्चर का पहला स्तंभ होता है, हमने आपको बताया, वो साहित्य होता है। क्लियर है? चलिए, और जो तीसरा वर्गीकरण है आपको बताऊं, जो तीसरे आधार पे आप कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत में ही, तो वो है आपका धार्मिक और लौकिक, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस आप कह सकते हैं लौकिक। धार्मिक साहित्य का मतलब ये हो गया कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित होंगे। सॉरी, जैसे ब्राह्मण धर्म, बौद्ध, जैन, वो पर्टिकुलर धर्म से हैं। और लौकिक का मतलब ये है कि जो धर्म के अलावा अन्य विषय है, जैसे राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, है ना, समाज, संस्कृति, इस पे अगर जो लिखा हुआ है वो है लौकिक पुस्तक। और पहली जो लौकिक पुस्तक है आप जानते हैं वो कौन सी है? वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। इसके बाद तो फिर परंपरा ही शुरू हो गई, राजनीति पर लिखी हुई है ये अर्थशास्त्र। कहने का मतलब है यहाँ पे भी तुरंत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुरंत आप सारे साक्ष्य रखिए। किताब जब आप पढ़ेंगे तो मालूम है 10 पेज कहिए तो हम भी नोट्स आपको भिजवा दें कि सारे तथ्यों को एक साथ रख दें और फिर वहीं से इतिहास बोझिल होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि ये संस्कृति का पार्ट है, समाज का पार्ट है। और जब हम लोग कल्चरल हिस्ट्री पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ठीक उसी समय बौद्ध साहित्य को पढ़ेंगे तो ज़्यादा रेलिवेंट रहेगा। जैन धर्म के समय पढ़ते हुए जैन साहित्यों की चर्चा कर लेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो साहित्यिक स्रोत हैं, इन साहित्यिक स्रोतों को इन संदर्भों में आपको देखना चाहिए, ये इनकी प्रकृति होती है। अब हम बात करें कि साहित्यिक स्रोतों को प्रयोग करने में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। वास्तव में साहित्यिक स्रोत की अच्छाई अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम अच्छाई की बात करें कि क्या साहित्यिक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत के सकारात्मक अगर पक्षों की बात करें तो निश्चित रूप से पहली बात आप देखेंगे कि ये प्रचुरता से उपलब्ध हैं, सफिशिएंट अमाउंट में है। इतिहास के सभी पक्षों पर, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, सारे पहलुओं पर उपलब्ध हो जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि ऐतिहासिक काल में साहित्यिक स्रोतों की बहुतायत या सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। लेकिन आपको बताऊं, इनकी कुछ कमियां भी हैं, सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। इन सीमाओं को समझना चाहिए। खास करके मेंस की राइटिंग में बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, पहली चीज़ तो छेपक की समस्या है। छेपक की समस्या की अगर हम बात करें तो वास्तव में हमारे पास जितनी भी साहित्यिक स्रोत हैं उसमें क्या है कि लिखा किसी और लेखक ने है, बाद में उसमें कुछ जोड़ दिया गया, राइट। तो निश्चित रूप से हम अगर मान लीजिए 20वीं 21वीं शताब्दी के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और कोई 400 सालों बाद उस किताब को लिखेगा, 2500 में लिखेगा मान लीजिए, तो वो उस समय के समाज और संस्कृति और इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से वो 20वीं या 21वीं शताब्दी के संदर्भ में बहुत सही नहीं माना जाएगा। क्लियर है। और हमारे साहित्यिक स्रोतों में हर जगह इस समस्या है कि कुछ उसमें बाद में जोड़ दिया गया। पहली समस्या। दूसरी समस्या अभिनत की समस्या है। अभिनत की समस्या का मतलब है बायसनेस की समस्या।
इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो इतिहासकार को भी समझने की जरूरत है ना। यानी मान लीजिए एक ही समय का इतिहासकार है और उसका शासक के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग अगर है तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि उसका जो नज़रिया होगा वो अलग अलग होगा। जैसे आपको बताऊं, जैसे अकबर के समय में दो आपको दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा अबुल फजल और दूसरा दिखाई देगा बदायूनी। एकदम समकालीन है, दोनों प्राथमिक साक्ष्य हैं। और अगर आप उठा करके देखेंगे तो अबुल फजल ने जहां अकबर की हर नीतियों की प्रशंसा किया है, वहीं बदायूनी ने अकबर की हर नीति का क्या किया है, विरोध किया है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप कह सकते हैं कि सर ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो जाहिर सी बात है बीच का रास्ता आपको लेकर के चलना है। लेकिन कभी कभी क्या है कि एकदम उल्टी तस्वीर नज़र आने लगती है। जैसे आप मोहम्मद बिन तुगलक को उठा करके देख लें, मोहम्मद बिन तुगलक को जानने के लिए 3 इतिहासकार हैं, बर्नी है, अफीफ है और इसामी। अब बर्नी है, इसामी है और इब्ने बतूता है। ये 3 इतिहासकार हैं मुख्यतः, और ये तीनों इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक से व्यक्तिगत कारणों से क्या हैं, चिढ़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है जब इन तीनों ने मिलकर के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखना शुरू किया तो उसकी नकारात्मक छवि ही आई। अगर आप एक बार यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया कि हर्षवर्धन अपनी महानता के लिए किसी ठोस उपलब्धि का नहीं बल्कि 2 समकालीन इतिहासकारों का ऋणी है, वास्तव में ये सवाल अभिनव की समस्या की ही तरफ इंडिकेट करता है। वास्तव में बाणभट्ट ने हर्षचरित और वेनसांग ने जो विदेशी यात्री था उस समय, और उसने क्या किया कि वेनसांग हर्षवर्धन की उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा। तो निश्चित रूप से हमें ऐसी अभिनव की समस्याओं से क्योंकि इतिहासकार का जो उद्देश्य होता है वो होता है निष्पक्ष मूल्यांकन करना, बायस्ड मूल्यांकन नहीं करना नहीं होता है। फिलहाल साहित्यिक स्रोतों की प्रकृति के बारे में आप लोगों ने विस्तार से जाना। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं पुरातात्विक स्रोतों की, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। पुरातात्विक स्रोत वास्तव में अगर हम ये बात कहें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ये इतिहास को वैज्ञानिक बनाते हैं, साइंटिफिक बनाते हैं। इतिहास को वैज्ञानिक बनाते हैं, यानी जो साहित्यिक स्रोत में आपको अत्यधिक विस्तार दिखता है, कथा कहानियां क्षेपक समस्याएं बहुत सारी दिखती हैं, वो पुरातात्विक स्रोत क्या करता है कि उसे साइंटिफिक बनाने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं, इसके विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो पहली चीज क्या मिलती है, जैसे मान लीजिए उत्खनन सामग्री, उत्खनन सामग्री, एक्सकेवेटेड आइटम्स, एक्सकेवेटेड आइटम्स। कहने का मतलब हमारे ये है कि खास करके जो पुरातात्विक स्रोत हैं पृथ्वी तल से नीचे की सभ्यताओं के संदर्भ में ये उपयोगी हैं। और आपको बता दूं, खास करके जो आपका आद्य इतिहास और प्रागैतिहास है वो तो टोटली पुरातात्विक स्रोत पर ही आधारित है ना, और उसमें उत्खनन सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। यानी पृथ्वी तल से छुपी सभ्यता के बारे में जब आप खुदाई करते हैं तो वहां से एक्सकेवेशन करते हैं, तो जो सामग्रियां मिलती हैं उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कई निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर किसी स्थल का उत्खनन किया गया और आपने देखा कि कई संस्कृतियां वहां पे आपको दिखाई दी, ये इतिहासकार
डिसाइड करता है, बताता है, देखता है कि कैसे परिवर्तन दिख रहा है। उसी आधार पे मान लीजिए ये 3-4 संस्कृतियां लगी तो निश्चित रूप से आप पता कर सकते हैं जो सबसे ऊपर रहेगी वो नई संस्कृति रहेगी, जो बीच की रहेगी, जो सबसे नीचे रहेगी वो सबसे पुरानी रहेगी। क्लियर है? तो हम संस्कृतियों के बारे में विभिन्न स्थलों से ये उस उत्खनन सामग्री के सहायता से हम जान सकते हैं। और वास्तव में अगर आप देखें तो ये उत्खनन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्षैतिज और एक होता है ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और इन दोनों का अपना अपना महत्व है। ये वर्टिकल हो गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। का मतलब हुआ कि एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे। वास्तव में हॉरिजॉन्टल जो उत्खनन होता है, क्षैतिज उत्खनन होता है, उससे हम किसी भी सभ्यता का विस्तार पाते हैं। जैसे आप देखें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं अफगानिस्तान में मिले, है ना, पाकिस्तान में मिले, भारत में मिले, तो हम इस आधार पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो इन देशों में रहा होगा। भारत से ज्यादा स्थल मिलते हैं तो हम मान सकते हैं कि इसका केंद्र भारत में रहा होगा, है ना। तो ये क्षैतिज उत्खनन का है। और वर्टिकल जो उत्खनन है उससे हम कालानुक्रम, क्रोनोलॉजी निर्धारित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये तुरंत निकल जाता है। हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो है एक कई साइंटिफिक अप्रोचेज लगाए जाते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग हो गया, कार्बन डेटिंग के आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि तिथिक्रम को निकालने का प्रयास करते हैं, है ना। बॉटनी की सहायता से हम लोग प्रयास ये करते हैं, जैसे पैलियो बॉटनी है तो उसकी सहायता से ये पता करने का प्रयास करते हैं कि उस समय की क्या वनस्पति रही होगी। या पैलियो क्लाइमेटोलॉजी है तो उसके आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि उस समय का जलवायु कैसा रहा होगा। तो इन बहुत सारी चीजों पर, भौगोलिक परिवेश क्या रहा होगा, उन सारी चीजों पर हम लोग उत्खनन सामग्री की सहायता से क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। और वो निष्कर्ष जो है वो आप लोग किताबों में पाते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं और वहां से अवधारणा बनाते हैं। तो निश्चित रूप से पुरातात्विक सामग्री के एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो पुरातात्विक स्रोतों का जो मूल है वो उत्खनन सामग्री से होता है। ये रॉ मटेरियल प्रदान करता है कि आप, और यहां से भी जो आप उत्खनन सामग्री प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, वहां से भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल वैल्यूज के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ में आ गया कुछ, है ना, कॉन्सेप्चुअल। ये सब ऐसा, हमने पहले भी कहा कि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जहां रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत है। जहां तथ्य की जरूरत होगी वहां हम आपको चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका उत्खनन। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है सिक्के। सिक्के का मतलब हो गया न्यूमिस्मेटिक्स। कई बार तो यही पूछ लिया गया है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। निश्चित रूप से सिक्कों का जो प्रयोग है, अगर आप देखें तो आर्थिक पक्ष पर यह ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। हालांकि राजनीतिक, कल्चर और सोशल क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव आप देख सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि किसी सोसाइटी में सिक्के चल रहे हैं तो वो मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था होगी, है ना। और अगर सिक्के नहीं पाए जा रहे हैं तो मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था नहीं होगी। अगर छोटे मूल्य के सिक्के अधिक पाए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि जन सामान्य के पास भी सिक्के पहुंच रहे हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। अगर बहुत बड़े मूल्य के ही सिक्के मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ही लोगों के पास होगा। यानी हम उन मुद्रा के मिलने के आधार पर आपसे निष्कर्ष या अनुमान लगाए जा सकते हैं। आपको एक बात बताऊं कि आपको जहां कहीं भी, एक तो मेंस लेखन में काम आएगा और इतिहास में जहां कहीं भी शासकों के आपको सिक्के मिले, वो आप जानते रहिए कि उन सिक्कों से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप देखिए कि सबसे पहले अगर आपको सिक्के कब से मिलते हैं तो पंचमार्क सिक्के हैं वो,
पंचमार्क सिक्के हैं, 5वीं 6वीं शताब्दी से पंचमार्क सिक्के, स्पेशली चांदी और तांबे के हैं ये। और ये किसी पंचमार्क, जो ये पंचमार्क सिक्के हैं वो किसी शासक के द्वारा नहीं चलाए गए हैं, बल्कि व्यापारिक संगठनों के द्वारा चलाए गए हैं। उनकी मुद्राएं हैं उस पे, है ना। तो निश्चित रूप से पंचमार्क सिक्के आपको सबसे पहले भारतीय संदर्भ में आपको नियमित रूप से दिखाई देंगे। पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो जाहिर सी बात है हिंद यवन शासकों ने चलाए, हिंद यवन शासकों ने चलाए, इंडो ग्रीक, राइट। और अगर शासक का नाम पूछे तो मेनांडर। ये सब कुछ फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सोने का सिक्का अगर पूछा जाए शासक के रूप में तो मेनांडर, और हिंद यवन अगर पूछ लिया जाए इंडो ग्रीक तो इंडो ग्रीक आपको लगाना है। भारत में अगर आप पूछ लेंगे तो कुषाण शासकों में, है ना, खास करके जो विम कड़फिसेस आपको दिखाई देगा, विम कड़फिसेस के समय में आपको क्या कहते हैं, इसकी सोने के सिक्के दिखाई देंगे। क्लियर है। सबसे शुद्ध सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सिक्के अगर आप देखेंगे तो कुषाण में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए किसने, गुप्तों ने चलाए। तो कहने का हमारे मतलब ये है कि हर कालखंड पे जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं, वहां आपसे विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि जो सिक्कों पर प्रतीक हैं वो बहुत कुछ कह जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी सिक्के पर पीछे नंदी या त्रिशूल का अंकन है, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो शासक जो है वो शैव धर्म का मतानुयायी होगा। मान लीजिए कोई ऐसा शासक है जिसपे शैव धर्म का भी प्रतीक है, यूनानी धर्म का भी प्रतीक है, क्या कहते हैं, वैष्णवों का भी प्रतीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसा व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष शासक होगा, या आप ये कह सकते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन सिक्कों से हमें अन्य आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अतिरिक्त भी अन्य परिप्रेक्ष्य के बारे में सूचना मिलती है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में भी मिलती है। मान लिया कि किसी सिक्के पर राजा और रानी का अंकन है, शकों और कुषाणों का इतिहास देखेंगे तो आपको पूरे राज्य, पूरे शासकों की जो है वो क्रोनोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिक्के भी आपको पुरातात्विक स्रोत में कई सारे आयाम जो है वो प्रस्तुत करते हैं। क्लियर। हाँ, इनकी भी अपनी सीमा है, और वो लिमिटेशन ये है क्योंकि सिक्के हैं तो सारे शासकों के सिक्के नहीं मिलते, पहली बात। दूसरी बात है कि सिक्कों का जो इतिहास है वो कितना लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है, थोड़ा संकेत ही मिलता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सिक्के जो हैं वो आपको क्या करते हैं कि एक नया आयाम, न्यू डायमेंशन इतिहास को समझने का तो प्रदान करते ही करते हैं, राइट। तो सिक्के हो गए। इसके बाद हो गया आपका अभिलेख, एपियोग्राफी। अभिलेखों को हम लोग रॉकेडिक्स भी कहते हैं। रॉकेडिक्स पत्थरों पे प्राय लिखे रहते हैं, और इसके जो वो है क्या कहते हैं अध्ययन है, उसको हम लोग एपियोग्राफी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में जानते रहिए, एपियोग्राफी। हिंदी में भी लिखेगा तो एपियोग्राफी ही पूछ देगा कि एपियोग्राफी कहते हैं अभिलेख। और पुरातात्विक साक्ष्यों में अगर आप उठा करके देखें तो ये सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं। क्यों विश्वसनीय होते हैं? इसकी प्रकृति साफ साफ आपको बता रही है। सर्वाधिक विश्वसनीय इसलिए होते हैं क्योंकि ये पत्थरों पे लिखे होते हैं, और पत्थरों पे लिखे हुए हैं, और अगर आपको मिटाना है तो जाहिर सी बात है छेड़छाड़ करनी होगी, तो निश्चित रूप से इनकी जो प्रामाणिकता है वो रहती ही है। इसलिए अभिलेख की जो साक्ष्य हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मेंस में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आपको एक बात बताएं, डायरेक्टली अभिलेख अगर ना भी पूछा जाए तो जो अभिलेखों का कंटेंट है ना, वो कंटेंट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, तो निश्चित रूप से आपको अभिलेखों के बारे में जानना। अब रही बात कि क्या अभिलेखीय साक्ष्यों की भी कोई सीमा होती है? ऑफ कोर्स होती है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो ये देखेंगे कि हर शासक अभिलेख नहीं जारी किया। दूसरी चीज, अगर आप देखें
तो अभिलेख मुख्यतः राजकीय नीतियों की घोषणा करते हैं, जबकि इतिहास आम आदमी का भी होता है। क्लियर है? आपको ये बताऊं, कई बार भ्रामक सूचनाएं भी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे चोल चालुक्य संघर्षों की अगर आप बात को उठा करके देखें तो मालूम होगा कि चोल अभिलेख कुछ दूसरा दावा करते हैं, चालुक्य लेख सेम युद्ध के बारे में कुछ दूसरा दावा करते हैं। हालांकि उसका समाधान ये है कि हम ये कह दें कि हो सकता है कि वो संघर्ष अनिर्णायक रहा हो और इसीलिए दोनों अपने अपने दावे करते रहे हैं। क्लियर है? तो ये अभिलेखीय साक्ष्यों की सीमाएं हैं। एक और भी आप सीमा कह सकते हैं प्रतिपुष्टि की, कि जो साहित्यिक स्रोत लिख रहे हैं वो पुरातात्विक स्रोत नहीं लिख रहे हैं, जो पुरातात्विक स्रोत लिख रहे हैं वो साहित्यिक स्रोत नहीं लिख रहे हैं, है ना। हालांकि इसमें हमारा नज़रिया एकदम क्लियर है कि अगर इस तरह का विरोधाभास दिखाई देता है तो हम लोग प्रामाणिक किसको मानेंगे? अभिलेख को मानेंगे, राइट। तो ये अभिलेखों के संदर्भ में रहा। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है पुरालिपि विद्या, पुरालिपि विद्या, पैलियोग्राफी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है ये, लेकिन यही पूछा जा सकता है कि पैलियोग्राफी किसे कहते हैं? पुरालिपि विद्या। इसमें क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की लिपियां हैं उन लिपियों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, ग्रीक है, आरमाइक है, भैच्छुकी है ना। इन लिपियों के बारे में आपको पता चलती है और निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि सर ये कल्चरल एस्पेक्ट है। निश्चित रूप से जो इससे सांस्कृतिक इतिहास जो है वो क्या होता है? वो समृद्ध होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी लिपि है पता है? बहुत कम लोगों को ध्यान में है, ब्रुस्तेफेदन लिप स्क्रिप्ट, ब्रुस्तेफेदन, है ना। तो अब उठा करके पूछ दिया गया, या बौद्ध भिक्षु कौन सी लिपियों का प्रयोग करते थे? उससे नाम ही बन गया भैच्छुकी लिपि। तो हम विभिन्न प्रकार के लिपियों का अध्ययन करते हैं। और याद रखिएगा, जब कोई अभिलेख कभी कभी दो लिपियों में मिल जाता है तो हमें लिपियों का ट्रांसलेशन और कंपेयर, वो भाषा विज्ञान का पार्ट है, आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने चर्चा किया इसलिए आपको बता दिया कि उस पार्ट को भी आप समझ सकते हैं। उसी तरह से प्रतिमा विज्ञान, आइकैनोग्राफी, ये सब इतिहास के नए नए सेक्ट हैं। आइकैनोग्राफी, प्रतिमा विज्ञान, राइट। और इसमें हम लोग जो मूर्तियां हैं, चित्रकलाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मूर्तियां हैं, चित्रकलाएं हैं, पेंटिंग्स हैं, उनका अध्ययन करते हैं प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि पुरातात्विक स्रोत के कई एस्पेक्ट हैं। साहित्यिक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए। सारे साक्ष्य की, हर एक साक्ष्य की क्या है? एक अपनी विशेषता है, तो कुछ कमियां भी हैं। क्या करना है आपको अब? निश्चित रूप से इन सारे साक्ष्यों की प्रकृति को देखते हुए इन सबको हमने सिर्फ ये बताया कि आपका जो पवित्र उद्देश्य है वो ये है कि आप उस समय के आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकें, इसका आप निष्पक्ष निर्धारण कर सकें। और वैसे भी आप डीएम होने जा रहे हैं, एसडीएम होने जा रहे हैं, जिले के मालिक हैं, आपसे निष्पक्षता अपेक्षित रहती है ना। और किसी भी एस्पेक्ट को लिखोगे तो एक एस्पेक्ट पे अगर किताबी ज्ञान लिखोगे तो कम से कम 600 शब्द हो जाएगा। और यूपीएससी कमीशन आपसे पूछता है 150 शब्दों में, 200 शब्दों में सब कुछ लिख देना है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो आपकी जो समझ है कि जो सर्वमान्य, क्या कह सकते हैं कि निष्पक्ष मूल्यांकन हो सकता है, चाहे वो आप साहित्यिक स्रोत से लें, चाहे आप क्या कहते हैं कि पुरातात्विक स्रोत से लें, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक सिस्टमेटिक दृष्टिकोण से लेकर के क्या करें, उसे आप अभिव्यक्त करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आप देखेंगे
और इससे संबंधित जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, यहाँ रटने की आवश्यकता ही नहीं है। रटने की आवश्यकता तब है, जानने की आवश्यकता तब है जब हम साथ साथ पढ़ेंगे। और उस समय जब आप देखेंगे प्राथमिक साक्ष्य तो 2-2, 4-4, 5-5 मिलेंगे और वहाँ रटना आपके साथ क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। राइट, तो हमसे जुड़े रहिए और निश्चित रूप से क्रमिक रूप से हम लोग एक क्रम से इतिहास का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल।